अस्सलाम वालेकुम बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हम लोग बायो एनर्जेटिक के चैप्टर को कवर कर रहे हैं और लेक्चर नंबर 3 में रिकॉर्ड करने लगे। हम लोग ग्लाइकोलाइसिस पे थे, ठीक है, जहाँ पे हमने आइसोमर्स के टर्म को समझा था, ठीक है बच्चों। और उसके बाद हमने आइसोमेराइजेशन को समझा था। बेटा आइसोमेराइजेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें एक आइसोमर दूसरे आइसोमर में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। फिर हमने कार्बोहाइड्रेट या फिर शुगर, कार्ब्स बोल लो, कुछ भी बोल लो, उसकी डेफिनेशन पढ़ी थी। कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं? पॉलीहाइड्रोक्सी, यानी ऐसे ग्रुप्स होते हैं, ऐसे बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स होते हैं जिसके पास बहुत सारे हाइड्रोक्साइड ग्रुप्स होते हैं, OH ग्रुप्स होते हैं बहुत सारे। पॉली मीन्स मैनी और हाइड्रोक्सी यानी OH ग्रुप्स होते हैं बहुत सारे इनके पास। एल्डिहाइड भी हो सकते हैं और क्या नाम है, कीटोन भी हो सकता है। मतलब पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड भी हो सकते हैं और पॉलीहाइड्रोक्सी सॉरी यानी कि पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड भी हो सकते हैं और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन भी हो सकते हैं। ये डिपेंड करता है, ठीक है। अच्छा, फिर मैंने आप लोगों को बताया था कि भाई पॉली मीन्स मोर देन वन से ज़्यादा, और हाइड्रोक्सी मतलब OH ग्रुप, हाइड्रोक्सी मतलब OH ग्रुप, और कार्बोनाइल का मतलब होता है कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन को बोलते हैं, इस बॉन्ड को हम बोलते हैं कार्बोनाइल ग्रुप, ठीक है। मैंने आपको बताया था अगर कार्बोनाइल ग्रुप की तरफ दोनों तरफ क्या नाम है, कार्बन होगा, ठीक है। वो जो कार्बन जो डबल बॉन्ड बना रहा है ऑक्सीजन से, उसकी दोनों तरफ कार्बन होगा तो ऐसे ग्रुप को हम बोलते हैं कीटोनिक ग्रुप, ठीक है। और एल्डिहाइड में क्या होगा, एक तरफ कार्बन दूसरी तरफ हाइड्रोजन। बेटा उसके बाद मैंने आपको ये बताना था, आज समझ लो यहाँ से असल लेक्चर आपका स्टार्ट हो रहा है बच्चों। कार्ब्स हैव 3 to 7 कार्बन, ठीक है। मतलब जो नॉर्मली आपके पास कार्बोहाइड्रेट्स होंगे उनके मॉलिक्यूल में 3 से 7 कार्बन मौजूद होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या नाम है 3 वाले कार्बन से इसको स्टार्ट कर लिया, क्योंकि 3 से क्या नाम है स्टार्ट हो रही है रेंज। तो यहाँ पे देखो आप ये वाले सेक्शन में देखो तो यहाँ पे 3 कार्बन आपको नज़र आ रहे हैं ना। पहला वाला तो कार्बोनिल ग्रुप होगा। कार्बोनिल ग्रुप की एक तरफ क्या है बेटा, एक तरफ है हाइड्रोजन, दूसरी तरफ है कार्बन। तो ये कौन सा ग्रुप हो गया, ये हो गया एल्डिहाइड वाला, ठीक है ना, एल्डिहाइड वाला हो गया, ठीक है। और यहाँ पे ये 3 कार्बन है तो 3 को हम बोलते हैं ट्रायोस, ठीक है ना। 4 होते हैं तो टेट्रोस, ठीक है। 5 होते तो पेंटोस, 6 होते तो हेक्सोस, 7 होते तो हेप्टोस, 8 होते तो ऑक्टेस। लेकिन क्या नाम है 8 तक के तो हमने जाना ही नहीं है, बस हेप्टोस तक के रहना है। तो ये एल्डोट्रायोस क्यों, क्योंकि यार इसके पास क्या नाम है एल्डिहाइड का ग्रुप है और दूसरा ये 3 कार्बन, तो ये एल्डोट्रायोस हो गया, ठीक है बेटा। उसके बाद यहाँ पे आओ बेटा, यहाँ पे कार्बन ग्रुप की एक तरफ क्या है कार्बन और दूसरी तरफ भी कार्बन, तो ये कीटोनिक ग्रुप होगा क्योंकि 3 कार्बन, तो ये क्या होगा कीटोट्रायोस। तो बेटा आप इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखो, क्योंकि 3 कार्बन तो C3H6 हाइड्रोजन काउंट कर लो 6 आएंगे, ऑक्सीजन भी 3 आएंगे, ठीक है। तो देख लो आप लोग इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है बेटा, सेम। ऐसे मॉलिक्यूल जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो लेकिन स्ट्रक्चर फॉर्मूला क्या है, अलग है। स्ट्रक्चर फॉर्मूला तो अलग है ना, ये एल्डोट्रायोस है और ये कीटोट्रायोस है। ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर इसका नाम क्या है, अलग है। तो बेटा ऐसे मॉलिक्यूल्स को हम बोलते हैं आइसोमर्स। तो ये एक दूसरे क्या है भाई, ये एक दूसरे के आइसोमर्स है, ठीक है। उसके बाद देखो ये एल्डोट्रायोस है, ठीक है, ये एल्डोट्रायोस है तो ये ग्लाइसोएल्डिहाइड है। बेसिकली इसका जो रियल नाम है ना वो क्या है, ग्लाइसोएल्डिहाइड है। ग्लाइसोएल्डिहाइड बेसिकली एक एल्डोट्रायोस है। एल्डोट्रायोस हम स्ट्रक्चर के बेस पे नाम दे रहे हैं, इसका कोई असली नाम नहीं है। एल्डोट्रायोस हमने इसको इसलिए बोला क्योंकि 3 कार्बन है तो ट्रायोस, और एल्डिहाइड ग्रुप है तो एल्डो। यहाँ पे 3 कार्बन है तो क्या नाम है 3 कार्बन है तो ट्रायोस, और क्या नाम है क्योंकि कीटोनिक ग्रुप है तो कीटोट्रायोस, ठीक है। तो ये बेसिकली इसका नाम नहीं है। तो बेसिकली ये जो ग्लाइसोएल्डिहाइड है ये नाम है, और ग्लाइसोएल्डिहाइड क्या है, एक एल्डोट्रायोस है, ठीक है ना। और ये जो डाईहाइड्रोक्सी ऐसी और ये जो डाईहाइड्रोक्सी एसिटेस है भाई, ठीक है ना, ये क्या है, ये कीटोट्रायोस है। बात समझ में आ गई। ग्लाइसोएल्डिहाइड एक एल्डोट्रायोस है और डाईहाइड्रोक्सी एसिटेस क्या है, एक कीटोट्रायोस है। दोनों एक दूसरे के क्या है, आइसोमर्स हैं, ठीक है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं भाई। आइसोमर्स वगैरह हमने सब पढ़ लिया। आपको पता है जो ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस है वो साइटोप्लाज्म में होता है, भले वो क्या नाम है एरोबिक रेस्पिरेशन में हो या एनारोबिक रेस्पिरेशन, दोनों केस में वो साइटोप्लाज्म में होता है। देयर आर 2 फेजेस ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस के 2 फेज होते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि ग्लाइकोलाइसिस में क्या होगा, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा। ग्लूकोज 6 कार्बन वाला मॉलिक्यूल है। ग्लूकोज क्या है, ग्लूकोज 6 कार्बन वाला मॉलिक्यूल है, ठीक है। ग्लाइकोलाइसिस में क्या नाम है, ग्लाइकोलाइसिस के 2 फेज होते हैं। ग्लाइकोलाइसिस के 2 फेज होते हैं। पहला होता है प्रिपरेटरी फेज और दूसरा होता है ऑक्सीडेटिव फेज। प्रिपरेटरी फेज को आप क्या नाम है इन्वेस्टमेंट फेज भी बोलते हो, और ऑक्सीडेटिव फेज को आप क्या नाम है पे ऑफ फेज भी बोलते हो, ठीक है। ये बात आपने याद रखनी है। सही है। कुल क्या नाम है ग्लाइकोलाइसिस के 10 स्टेप होते हैं। कितने स्टेप होते हैं, 10 स्टेप होते हैं। तो जो शुरू के 4 होते हैं ना उसको हम बोलते हैं प्रिपरेटरी फेज, ठीक है ना। जो शुरू के 4 होते हैं वो प्रिपरेटरी फेज में आ जाते हैं, यानी कि इन्वेस्टमेंट फेज में आ जाते हैं। और जो लास्ट के 6 वाले स्टेप्स हैं वो क्या नाम है आपके आ जाते हैं ऑक्सीडेटिव फेज में, या फिर आप बोल लो पे ऑफ फेज, राइट। समझ में आ गई आपको मेरी बात। चलो आओ भाई ग्लाइकोलाइसिस के प्रोसेस को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले होता है फॉस्फोराइलेशन। आपको पता है फॉस्फोराइलेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ फॉस्फेट, क्योंकि आपके पास ग्लूकोज का मॉलिक्यूल आ गया। ग्लूकोज के कार्बन नंबर 6 पे लास्ट वाले कार्बन पे आपने एक फॉस्फेट का ग्रुप लगा दिया, ठीक है। आपने एक फॉस्फेट का ग्रुप लगाया, ठीक है। तो एक आपने क्या नाम है ATP का मॉलिक्यूल मंगवाया। जब आपने एक ATP का मॉलिक्यूल मंगवाया उससे एक क्या नाम है फॉस्फेट ग्रुप निकाल के क्या नाम है ग्लूकोज के कार्बन नंबर 6 पे लगा दिया, तो ये एक ATP अब ATP नहीं रहा बल्कि एक फॉस्फेट ग्रुप लूज करने के बाद वो ATP में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। और क्या नाम है जो फॉस्फोराइलेशन है वो कौन से एंजाइम ने सपोर्ट किया इस प्रोसेस को, वो उसका नाम है ग्लूकोकाइनेज, ठीक है ना, जिसको हम क्या नाम है हेक्सोकाइनेज भी बोलते हैं, ठीक है। ग्लूकोकाइनेज भी बोलते हैं और हेक्सोकाइनेज भी बोलते हैं। ये वो कार्बन है जिसने ये वो एंजाइम है जिसने फॉस्फोराइलेशन का प्रोसेस करवाया। ग्लूकोज के अंदर कार्बन नंबर 6 पे क्या नाम है फॉस्फेट लगाया, ATP से एक फॉस्फेट निकाल के कार्बन नंबर 6 पे लगाया ग्लूकोज को। उसके बाद ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बन जाएगा। सेकंड स्टेप कौन सा, आइसोमेराइजेशन। आइसोमेराइजेशन में क्या होगा भाई, ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को हम कन्वर्ट कर देंगे फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में, ठीक है ना। मैंने आपको बताया था
एक आइसोमर को जब हम दूसरे आइसोमर में कन्वर्ट करते हैं तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं आइसोमराइजेशन। और आइसोमराइजेशन के प्रोसेस को कौन सा एंजाइम सपोर्ट करता है? फॉस्फोहेक्सोज आइसोमेरेज। क्या नाम है? फॉस्फोहेक्सोज आइसोमेरेज। बड़े मुश्किल नाम है एंजाइम्स के, ठीक है। उसके बाद क्या होगा भाई, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के बाद फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट भी बन गया, आइसोमराइजेशन हो गई, ठीक है ना। और क्या नाम है, अब अगेन तीसरे स्टेप में क्या होगा, फॉस्फोराइलेशन होगा। पहले कार्बन नंबर 6 पे फॉस्फेट लगा था, अब कार्बन नंबर 1 पे क्या नाम है, फॉस्फेट लगेगा। तो अगेन हमने एक एटीपी का मॉलिक्यूल मंगवाएंगे, एक फॉस्फेट ग्रुप लूज करवाएंगे और क्या नाम है उसको कार्बन नंबर 1 पे लगा देंगे। और फॉस्फोराइलेशन को इस वाले स्टेज पे कौन सा एंजाइम करवाएगा? फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज करवाएगा, ठीक है। कौन करवाएगा? फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज करवाएगा, ये वाला एंजाइम करवाएगा दूसरी दफ़ा फॉस्फोराइलेशन। अब आपके पास क्या बन गया? फ्रक्टोज 1,6 बायफॉस्फेट, क्योंकि 2 फॉस्फेट के ग्रुप हो गए, ठीक है। उसके बाद आपका चौथा स्टेप आ रहा है स्प्लिटिंग, ठीक है। स्प्लिटिंग होगी। स्प्लिटिंग कैसे होगी? जो फ्रक्टोज 1,6 बायफॉस्फेट है ये स्प्लिट हो जाएगा 2 कंपाउंड्स में, ठीक है ना। ये स्प्लिट हो जाएगा 2 कंपाउंड में, एक होगा डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट और दूसरा होगा ग्लाइसरएल्डिहाइड। ग्लाइसरएल्डिहाइड हम अभी ऊपर पढ़ के आए हैं, ठीक है ना। ग्लाइसरएल्डिहाइड जो बेसिकली क्या है, एल्डोट्रायोज है। और ये क्या है, ये जो डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन है ये क्या है, कीटोट्रायोज है। दोनों हम ऊपर पढ़ के आ चुके हैं, ठीक है ना। डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, ठीक है ना। तो ये कीटोट्रायोज है, वो क्या नाम है, एल्डोट्रायोज है। अच्छा भाई, ये जो आपका डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट है इसको हम DHAP से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो ग्लाइसरएल्डिहाइड 3 फॉस्फेट है उसको हम G3P से भी रिप्रेजेंट करते हैं, और PGL से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। बात समझ में आ गई। अब ना यहाँ पे क्या हुआ, स्प्लिटिंग हुई, फ्रक्टोज 1,6 बायफॉस्फेट कन्वर्ट हो गया इन दोनों में, ठीक है, दोनों कंपाउंड्स में कन्वर्ट हो गया। और डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट अब कन्वर्ट हो जाएगा दोबारा किसमें, ग्लाइसरएल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में। तो इस तरीके से आपका ग्लाइसरएल्डिहाइड 3 फॉस्फेट 2। सही, आपको इतनी बात समझ में आया। चौथा स्टेप क्या है, स्प्लिटिंग है, ठीक है। स्प्लिटिंग कौन से एंजाइम ने किया भाई, एल्डोलेज एंजाइम ने किया, ठीक है। एल्डोलेज एंजाइम ने किया, ठीक है। और एल्डोलेज एंजाइम ने हमें इसको 2 कंपाउंड्स में कन्वर्ट कर दिया। फिर बाद में क्या होगा भाई, बाद में डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट कन्वर्ट हो जाएगा ग्लाइसरएल्डिहाइड में। तो इस तरीके से आपके पास ग्लाइसरएल्डिहाइड के 2 मॉलिक्यूल्स आ गए, बात समझ में आ गया। और 5वां स्टेप होगा आपका आइसोमेराइजेशन, ठीक है ना, जो कि फॉस्फोट्रायोज आइसोमेरेज एंजाइम सपोर्ट करेगा। आइसोमेराइजेशन क्या होता है भाई, एक आइसोमर दूसरे आइसोमर में कन्वर्ट हो रहा होता है, ठीक है। उसके बाद छठा स्टेप भाई कौन सा, छठा स्टेप आपके पास आ रहा है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन, ठीक है। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन होगी किसकी, ग्लाइसरएल्डिहाइड 3 फॉस्फेट की ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन होगी, यानी कि अगेन क्या हो रहा है भाई, अगेन फॉस्फेट ग्रुप ऐड हो रहा है, ठीक है ना। तो क्या होगा भाई, फॉस्फेट ग्रुप बेटा, पहले तो फॉस्फेट ग्रुप ATP लेके आ रहा था ना, ATP से हम लोग ले रहे थे, और फिर क्या नाम है वो ATP में कन्वर्ट होता है। अब हम ना इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ग्रुप लेंगे, क्या लेंगे, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ग्रुप लेंगे, क्योंकि हमारे पास 2 ग्लाइसरएल्डिहाइड फॉस्फेट होंगे, ठीक है ना। G3P के मॉलिक्यूल हमारे पास 2 होंगे, तो इसलिए हमने 2 इनऑर्गेनिक ग्रुप मंगवाएंगे, ठीक है ना। 2 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ग्रुप मंगवाए, 2PI जो लिखा हुआ है ना, ये 2 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ग्रुप को शो करेंगे, ठीक है। तो अब हमने इनऑर्गेनिक मंगवाए, ठीक है। अब ये इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ग्रुप 2 आएंगे और जाके अटैच हो जाएंगे, ठीक है। तो हमने क्या लिखा, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, तो उसके लिए हमें कोई ना कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए होगा, ठीक है। तो यहाँ में इस केस में क्या होगा कि हमारे पास 2 NAD आएंगे, ठीक है। 2 NAD के मॉलिक्यूल आएंगे, ठीक है। ये एनर्जी रिच मॉलिक्यूल्स होते हैं, और जब क्या नाम है हम फॉस्फेट ग्रुप को इसमें ऐड करेंगे तो 2 हाइड्रोजन लूज कर देगा G3P का मॉलिक्यूल, एज अ रिजल्ट 2NADH2 बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद अब आपको पता है यहाँ पे क्या नाम है, क्योंकि फॉस्फेट ग्रुप लग चुके हैं पहले ऑलरेडी, 3 कार्बन नंबर 3 पे लगा हुआ था, अब पहले पे भी लग गया, तो 1,3 बायफॉस्फोग्लाइसरेट बन गया, ठीक है। अब उसके बाद क्या होगा, उसके बाद कुछ भी नहीं होगा, ये अपना एक फॉस्फेट के ग्रुप को लूज़ करेगा, ठीक है। एक जो पहले वाले कार्बन पे लगा था उसको लूज़ करेगा, लूज़ करने के बाद क्या होगा, ATP का मॉलिक्यूल जल्दी से आएगा और वो ATP में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो 2 ATP के मॉलिक्यूल से ATP बन गया, यानी एनर्जी बन गई। तो अभी क्या बन जाएगा, 3 फॉस्फोग्लाइसरेट बन जाएगा, ठीक है। तो ये छठा स्टेप कौन सा था, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, जो जिसको G3P डिहाइड्रोक्सिनेज एंजाइम ने सपोर्ट किया था। उसके बाद क्या होगा भाई, आइसोमेराइजेशन होगी, ठीक है ना। आइसोमेराइजेशन कैसे होगी कि भाई, ये जो आपके पास तीसरे पे क्या नाम है फॉस्फेट का ग्रुप लगा था, अब ये जंप करके दूसरे वाले पे चला जाएगा, कार्बन नंबर 2 पे चला जाएगा, तो आपके पास एज अ रिजल्ट 2 फॉस्फोग्लाइसरेट बन जाएगा, 2 फॉस्फोग्लाइसरेट बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या हो रहा है, उसके बाद आपका होगा डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन का मतलब है कि आपने इसमें से वाटर को रिमूव करना है, ठीक है। जब आपने 2 फॉस्फोग्लाइसरेट से वाटर के मॉलिक्यूल को रिमूव किया तो वो क्या बन जाएगा, फॉस्फोफिनोल पायरुवेट बन जाएगा, ठीक है ना। और ये जो डिहाइड्रेशन का प्रोसेस है इसको एनोलेज एंजाइम ने सपोर्ट किया था, ठीक है। अब क्या नाम है, डीफॉस्फोरिलेशन होगी। डीफॉस्फोरिलेशन में क्या होता है बेटा कि जो क्या नाम है आपके पास डीफॉस्फोरिलेशन का मतलब है कि इसमें से आपने फॉस्फेट के ग्रुप को भगाना होगा। जब आप फॉस्फेट के ग्रुप को भगाओगे तो ATP आएगा और फॉस्फेट के ग्रुप को पकड़ेगा और ATP में कन्वर्ट हो जाएगा। एज अ रिजल्ट आपके पास जो लास्ट प्रोडक्ट बनेगा वो क्या है, पायरुवेट, ठीक है ना। जो है क्या नाम है, पायरुवेट काइनोज के एंजाइम से को इस प्रोसेस को सपोर्ट किया था, जिसकी वजह से आपके पास पायरुवेट बना है, ठीक है। डिहाइड्रेशन के बाद क्या हुआ था कि फॉस्फोफिनोल पायरुवेट में से आपने क्या किया है, फॉस्फेट ग्रुप को लूज़ किया, तो एज अ रिजल्ट आपके पास पायरुवेट बन गया। यहाँ पे आपका ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस कंप्लीट हो गया, जो कि साइटोप्लाज्म में होता है।